आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहाँ पे मैं आपको सीटेट के हर सब्जेक्ट की पेडागोजी और कंटेंट की तैयारी करवाती हूँ। और अभी हम इंग्लिश पेडागोजी की जो सीरीज़ कर रहे हैं उसमें हम बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपके एग्जाम की में तैयारी जो कर रहे हैं आप उसको बूस्ट करेगी। तो आप जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट जो है इंग्लिश पेडागोजी, उसमें आप जाके इन वीडियोस का लाभ उठाइए। तो आज हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है तो वो मैंने 25 क्वेश्चन रखे हैं, ताकि आपकी तैयारी को एक मजबूती प्रदान हो सके और आप अपने एग्ज़ाम में स्कोर करने की जो अप्रोच है उसको अच्छा कर सके। ठीक है, तो हम आज 25 क्वेश्चन देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया है, और एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई साल का टीचिंग में एक्सपीरियंस है, और अभी मैं आपको सीटेट की तैयारी करवाती हूँ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच इज़ नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ NCF 2005। देखिए NCF 2005 से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तो ज़रूर बनते हैं, तो इसको मैंने थोड़ा सा इंक्लूड किया है कि आपको जानना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो NCF 2005 जो है उसमें से उनके जो जो जितने भी गाइडिंग प्रिंसिपल थे उसमें से कौन सा उनका प्रिंसिपल नहीं है इन चारों में से। ठीक है, तो देखिए NCF 2005 क्या क्या कहते हैं। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। जो आप नॉलेज आप स्कूल में प्रदान कर रहे हैं वो उनके रियल लाइफ और जो उनके जो लाइफ आउटसाइड जो उनकी क्लासरूम है उसमें उनको कनेक्ट करना चाहिए, उसमें उनको प्रैक्टिकली इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बात सही है। इसमें पूछा है नॉट, कौन सा नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। एंश्योरिंग चिल्ड्रन प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, देखिए इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही, इनका कोई सिद्धांत नहीं है कि बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, इसको एंश्योर करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर एकदम सही है, लेकिन हम सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे पहले। फिर क्या बोले सी नंबर, एंश्योरिंग लर्निंग शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रोट मेथड। हाँ, ये बात तो सही है। पहले की जो पद्धति थी बिहेवियरिज्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंड, मतलब बिल्कुल उस पर ही आधारित थी। रोट सिस्टम, ड्रिल, प्रैक्टिस, ये सब पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। लेकिन अब क्या है, रटन जो पद्धति है उसको हटाने के बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान बल दिया गया है कि बच्चे को रटा के नहीं सिखाना है, रटन पद्धति पे नहीं ले जाना है, उन्हें करके सीखना है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एक्टिविटी वगैरह से एंगेज करके सिखाना है। ये बात भी सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, एग्जाम जो है उसको ना बहुत ज़्यादा लचीला कहने मतलब पहले क्या है, बहुत ज़्यादा रिजिड होता था, टफ होता था, तो बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे, और 10th के आते तक वो क्या है स्कूल ड्रॉप कर देते थे कि फेल हो जाते हैं, टफ वगैरह होता है जो एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है, बच्चे फेल हो जाते थे, तो इसकी वजह से वो स्कूल ही ड्रॉप कर देते थे 8-9 के बाद। तो ये सबको देखते हुए उन्होंने एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है, मोड है, उसको फ्लेक्सिबल किया है। अभी आप देख रहे हैं ना CBSE में पहले उन्होंने 10th बोर्ड एग्जाम को हटाया, उसके बाद अब 12th को भी हटाने की उनकी जो चल रही है। तो यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हैं एग्जामिनेशन में, ताकि बच्चों का जो फियर है ना फेल होने का, और जिसकी वजह से बहुत कुछ बच्चे गलत कर जाते हैं, वो ना हो, अच्छे से वो पढ़ें। और काम ये है ना कि नॉलेज ले और सीखें, ये नहीं कि वो उन पे बर्डन हो जाए और उस बर्डन को ना झेल सके और वो कुछ अपने आप को ही सेल्फ हार्म करने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल होना चाहिए उन्होंने कहा, तो ये बात सही है। तो हमारा आंसर जो है ना, एंश्योरिंग चिल्ड्रन प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, इस बात को ये जो बात है कि जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की जो इंश्योरिटी है वो इनके गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। सेकंड देखते हैं। A teacher found some of the aspect of language learning, that is reading with understanding a text on scientific concept. She decided to pick students who find it difficult on the particular aspect. She took separate session for them to support them read and understand such text. What is she trying to do here? एक टीचर है लैंग्वेज क्लास में, लैंग्वेज जो भाषा की जो शिक्षिका है वो देखती हैं कुछ बच्चों को ना पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, तो उनके लिए वो क्या कर रही है, एक टेक्स्ट को उनको पढ़ाने के लिए एक टेक्स्ट चुनती है, उनको पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट को, वो साइंटिफिक जो कॉन्सेप्ट है उसको वो क्या करती है, उनको पढ़ाती है। कुछ बच्चों को सेलेक्ट करती है और उन्हें पढ़ने के लिए कहती है, ग्रुप बना के वो बच्चे उसे पढ़ते हैं। अगर कहीं भी किसी तरह की जो डिफ़िकल्टी होती है तो क्या करिए टीचर,
उसे वो देखती है कि कहाँ पे बच्चों को डिफ़िकल्टी हो रही है, और उस डिफ़िकल्टी को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए वो एक अलग सेपरेट सेशन लेती है और सपोर्ट करती है उनको, अच्छे से उनको समझाती है, अलग मतलब अलग उनको क्लास देके, और अच्छे से समझाना उनको, कहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही है वहाँ पे उन्हें हेल्प करना, गाइडेंस देना, ये सब कर रही है। तो ये क्या है? तो ये एक रेमेडियल टीचिंग है। सबसे पहले तो ये इन्होंने किया, डायग्नोस किया कि कहाँ पे बच्चे को परेशानी हो रही है और किन किन बच्चों को परेशानी हो रही है, और परेशानी हो रही है इसके पीछे क्या कारण है। उसके लिए उन्होंने देखा, बच्चों को पढ़ाया, उसमें से देखा कि कुछ बच्चों को डिफ़िकल्टी हो रही है पढ़ने में, तो उनके लिए उन्होंने सेपरेट सेशन, अलग सेशन रखा, और उसमें उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, गाइड किया, हेल्प किया कि वो टेक्स्ट को अच्छे से समझ सकें। तो ये एक रेमेडियल टीचिंग होती है। आपका आंसर 4 नंबर हो जाएगा, रेमेडियल टीचिंग। इसी को हम कहते हैं उपचारात्मक शिक्षा देना जो होता है ना। पहले हम निदानात्मक जो टेस्ट होता है ना, परीक्षण होता है, वो करते हैं, डायग्नोसिस टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद जब फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर बच्चे को कैसे परेशानी हो रही है, तो सेपरेट सेशन वगैरह दे के सपोर्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, वो रेमेडियल टीचिंग होती है। यहाँ पर टीचर वही कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू। हमें उस स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है जो सही नहीं है। नॉट का ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है। तो इंग्लिश इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। हाँ, ये बात सही है। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी बात सही नहीं है। तो इंग्लिश हर जगह पे बात की जाती है, हर कंट्री में बात की जाती है, मतलब वाइडली स्पोकन, हर मतलब पूरे वर्ल्ड में 90% क्षेत्र में बात की जाती है इंग्लिश, है ना। लर्निंग इंग्लिश इज़ इंपॉर्टेंट फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन। हाँ, ये बात भी बहुत सही है। आप हायर एजुकेशन अगर आप करना चाहते हैं आगे, तो इंग्लिश को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंग्लिश ब्रिजेस द गैप बिटवीन स्पीकर ऑफ डिफरेंट मदर टंग। येस, करेक्ट। अगर कोई तेलुगु है, कोई मलयाली है, ठीक है, साउथ साइड से है, और उसे हिंदी नहीं आती, अपनी मातृभाषा आती है, और कोई नॉर्थ इंडियन है जिसे वो उनकी साउथ वाली भाषा नहीं आती है, अगर ये दोनों को कम्युनिकेट करना है तो कैसे करेंगे? तो इंग्लिश के माध्यम से करेंगे। तो ये ब्रिज जो है का काम करती है, जो इनके बीच का जो गैप है, उसको, कम्युनिकेशन गैप है, उसको पूरा करने में। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इंग्लिश हार्डली फाइंड इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटी। अब देखिए, ये तीनों बात सही, यहाँ पे नॉट पूछा है, यहाँ पे बोल रहा है इंग्लिश हार्डली फाइंड इट्स प्लेस। इंग्लिश बहुत ही हार्डली फाइंड करता है, मतलब इंग्लिश की जो प्लेस है ना पूरे इंटरनेशनल एक्टिविटी में, वो बहुत कम है। तो ये बात गलत है। पूरा इंटरनेशनल लेवल पे ही इंग्लिश चल रहा है। 99% लोग इंग्लिश जानते हैं, उसी से कम्युनिकेशन करते हैं, वही कम्युनिकेशन का माध्यम है, संप्रेषण का माध्यम है, क्योंकि इंग्लिश हर कोई हर जगह पे जानता है, समझता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इंग्लिश अपनी जो जगह है ना सेंटर में, वो नहीं हार्डली फाइंड करता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। इंग्लिश बिल्कुल अपनी जो सेंटर प्लेस है ना, उसमें बिल्कुल अपनी जगह बना के रखा है। हर जगह इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंग्लिश से ही पूरे वर्ल्ड में प्रॉपर वे पे कम्युनिकेशन होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि इसमें नॉट पूछा है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये बात गलत है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इम्फेसिस। सतत और मूल्यांकन जो इवेल्युएशन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है, वो किस पे इम्फेसिस देता है, किस पे जोर देता है? इनका जो बल है सीसीई का, किस पे है? तो किस पे है? आप सभी को पता है, ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, उस पर ये बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑन हाउ टू ऑब्जर्व, रिकॉर्ड एंड इम्प्रूव लर्निंग, करेक्ट है। हार्मोनाइजेशन ऑफ एग्जामिनेशन विद टीचिंग। देखिए, एग्जाम और टीचिंग ये टीचर के लिए नहीं है, यहाँ पे टीचिंग बोल रहा है, एग्जाम बोल रहा है, तो टीचर सेंटर है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑन द रिडंडेंसी ऑफ बोर्ड एग्जाम। रिडंडेंसी यानी कि जो अननेसेसरी होता है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, उस पर फोकस किया जाना है, तो ये भी गलत है। कंटिन्यूअस टेस्टिंग ऑन अ लार्ज स्केल टू एंश्योर लर्निंग, मतलब कि लार्ज नंबर पे टेस्ट करेंगे ताकि लर्निंग अच्छी हो, तो उसके लिए भी नहीं है ये, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑन हाउ टू ऑब्जर्व, कैसे देखा जाए, कैसे उसका निरीक्षण किया जाए, एनालाइज किया जाए, उसको रिकॉर्ड करना है, फिर इम्प्रूव करना है लर्निंग को। कहाँ पे बच्चे कम पढ़ रहे हैं, कहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कमी आ रही है, कैसे इफेक्टिव बनाना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, बच्चे की जो सर्वांगीण विकास है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, कैसे किया जाएगा, उस पर फोकस किया जाता है। तो फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, रीडिंग स्टोरी, नॉवेल, कॉमिक्स एंड कार्टून फैसिलिटेट डैश रीडिंग। जब आप स्टोरी बुक, नॉवेल या कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो ये कौन सी रीडिंग होती है? आप मज़े के लिए पढ़ते हैं, एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं, तो आप ये कौन सी रीडिंग हो गई? आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, क्योंकि इसमें आपको किसी सवाल का जवाब, कोई प्रश्न वगैरह नहीं का हल नहीं करना होता है। आप अपने मज़े के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, अपने प्लेजर के लिए पढ़ते हैं। जहाँ पे एंजॉयमेंट या प्लेजर के लिए
रीडिंग की जाती है वो आपका एक्सटेंसिव होता है। वही इंटेंसिव की बात की जाए तो जैसे अभी आप सीटेट पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, क्वेश्चन बना पाए, तो ये इंटेंसिव रीडिंग होगा, आपकी इंटेंसिव रीडिंग होगी वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर एक्सटेंसिव हो जाएगा, कारण क्योंकि ये स्टोरी नॉवेल ये सब जो पढ़ रहे हैं वो अपने प्लेजर के लिए। नेक्स्ट, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाज मेड इन द ईयर। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये 2009 में आया हुआ था, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कि जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट आया था वो 2009 में आया था, है ना। लर्निंग अ लैंग्वेज मीन्स, अगर आप लैंग्वेज को लर्न करते हैं, ठीक है, अर्जन नहीं करते हैं, आप उससे सीखते हैं, तो वो क्या होता है। तो देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है लर्निंग ऑल द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की स्किल के लिए सिर्फ आप नहीं सीखते हैं। और यहाँ पे बी नंबर बोल रहा है लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज स्किल इन एप्रोप्रिएट सिचुएशन। यस, जब सिचुएशन जैसे आती है, ठीक है, जैसे कि आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं और आप जाके यूएस जा रहे हैं या कनाडा जा रहे हैं जहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज चलती है, तो उस सिचुएशन में आप उसको इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए सीखते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। लैंग्वेज लर्निंग आप क्यों करते हैं, ताकि लैंग्वेज स्किल को एप्रोप्रिएट सिचुएशन में यूज़ कर सकें। लैंग्वेज स्किल सीख के क्या फ़ायदा है अगर उसका एप्रोप्रिएट सिचुएशन में यूज़ नहीं होगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि स्पीक फ्लुएंटली इन पब्लिक, तो पब्लिक में फ्लुएंटली स्पीक करने का एकमात्र कारण नहीं होता है राइटिंग गुड बुक्स, तो ये तो राइटिंग रिलेटेड है, तो ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। आपका बेस्ट आंसर है लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज स्किल इन एप्रोप्रिएट सिचुएशन, ये आपका पूरा कंप्लीट आंसर मतलब करता है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और ये भी यहाँ पर नहीं होगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज नोन एज। देखिए हमारे इंडियन एजुकेशन पॉलिसी में जो इंडिया का जो लैंग्वेज है वो कौन सा है, तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, ये आप सभी को पता है, ये एनसीएफ का के जो पॉइंट्स है उसमें आते हैं, ठीक है। अगर टाइम रहा तो हम एनसीएफ पे भी एक वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए टैग वर्ड्स लेकर आऊँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, एन असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ द 6 मंथ ऑफ 1 टर्म इज। देखिए 1 टर्म के एंड में जो असेसमेंट किया जा रहा है वो क्या होता है, समेटिव होता है, क्योंकि आप एंड में जो असेसमेंट करके रिपोर्ट देते हैं, आप रिजल्ट देते हैं, वो आपका हमेशा समेटिव होता है। फॉर्मेटिव तो आपका टीचिंग लर्निंग के दौरान पूरा हमेशा हर टाइम चलते रहता है। यहाँ पे स्पेशली बोल दिया है कि एंड में जो असेसमेंट हो रहा है 1 टर्म के वो क्या होगा, तो ये आपका समेटिव हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश को कौन सी स्टेटस दी गई है, तो ये आप सभी को पता है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज की स्टेटस है इंग्लिश की हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि AOL का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखेंगे एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक। नेक्स्ट, समराइजिंग, नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विद। देखिए समराइज कर रहे हैं मतलब किसी चीज़ को आप पहले पढ़ रहे हैं उसको फिर समराइज कर रहे हैं, सारांश लिख रहे हैं, तो लिखने से रिलेट है। नोट मेकिंग भी लिखने से रिलेटेड है। रिपोर्टिंग यानी कि उसका रिपोर्ट बनाना, तैयार करना, वो भी लिखने से रिलेटेड है। तो ये कौन सी स्किल है, तो ये राइटिंग स्किल है आपकी, बिल्कुल क्लियर है ये बात, ठीक है। नेक्स्ट, मैकेनिक्स ऑफ अ लैंग्वेज इन स्पीकिंग स्किल इंक्लूड। जब आप स्पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करते हैं तो कौन कौन से भाषा के मैकेनिक्स होते हैं, तो सीधी सी बात है, अगर आप भाषा में मौखिक वो इस्तेमाल कर रहे हैं स्पीकिंग बोल चाल की, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और वोकैबलरी को देखा जाएगा, यही उसके मैकेनिक्स होते हैं। यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आप फोकस करते हैं, कैसे आप उच्चारण कर रहे हैं, ग्रामर सही है कि नहीं, शब्दकोश आपका सही है, उसकी मीनिंग सही है कि नहीं, ये होता है, ठीक है। मैकेनिक्स होता है, क्या क्या होता है मैकेनिक्स, भाषा की प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड वोकैबलरी, ए नंबर। नेक्स्ट, द अल्फ़ाबेटिक मैथड, अल्फ़ाबेट जो मेथड होते हैं ABCD वाले, उसमें द फोनिक मेथड, ठीक है, फोनिक मेथड यानी कि साउंड वाले मेथड, एंड द वर्ड मेथड शब्द वाले मेथड, एंड द सेंटेंस मेथड यानी वाक्य का मेथड किससे एसोसिएट करता है, तो सीधी सी बात है फोनिक यानी साउंड, A B C है ना, ये सब सीखते हैं, ब ये सब सीखते हैं। वर्ड यानी शब्द, ये भी बोलचाल से है, और सेंटेंस वगैरह जो आप बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो ये सब किससे एसोसिएट करते हैं, तो ये स्पीकिंग से एसोसिएट करते हैं, है ना, स्पीक। क्योंकि जब आप बोलचाल करते हैं या बोलना सीखते हैं उसमें आप पहले साउंड को सीखते हैं, अल्फ़ाबेट के लेटर सीखते हैं, वर्ड बनाना सीखते हैं और सेंटेंस बनाना सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्टिव लर्निंग टेक प्लेस व्हेन द लर्नर आर। जब इफेक्टिव लर्निंग यानी प्रभावशील जो लर्निंग होती है वो कब होती है, जब लर्नर क्या होते हैं,
तो लर्नर पैसिव मतलब निष्क्रिय होंगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्वाइट यानी शांत हो जाएंगे, यानी वही निष्क्रिय का ही सिनोनिम मान लीजिए, ये भी गलत है। गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम के लिए बहुत अच्छे हैं, इससे प्रिपेयर हो जाए, ये भी गलत है। आपका होगा इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव का मतलब है टीचर अगर बोल के समझा रही है, कुछ कर रही है, मतलब कुछ किसी टॉपिक को समझा रही है, किसी कोई क्लास में कोई टॉपिक समझा रही है, बच्चे उसे सुन रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर टीचर उसका आंसर दे रही है, फिर बच्चे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्या होता है, इंटरैक्टिव होता है कि आपस में अन्योन्य क्रिया हो रहा है। टीचर जो समझा रही है, बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये उनके रिस्पॉन्स से पता चलता है। और बच्चा जब रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब कि ये बात है कि बच्चे इंटरैक्टिव हैं। तो इंटरैक्टिव होते हैं जहाँ पर टीचर पढ़ा रही है, बच्चे उसे सुन के जो भी डाउट है वो पूछ रहे हैं, या समझ आया नहीं समझ आया वो बता रहे हैं। तो इंटरैक्टिव होना चाहिए इफेक्टिव लर्निंग के लिए, ठीक। और सिर्फ सुनते रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, तो पैसिव लिसनर हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, in order to assess the all round development of learner, a teacher has to take a help of, देखिए ऑल राउंड मतलब कि सर्वांगीण विकास है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए अगर लर्नर का, तो टीचर को कौन सा हेल्प लेना चाहिए, कौन सा असेसमेंट का हेल्प लेना चाहिए, तो ये है CCE। इसी में ही हम पढ़ते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये सब होता है। तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होती है, जो वो हेल्प करती टीचर को, CCE, जिसे हम कहते हैं सतत एंड व्यापक मूल्यांकन। मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस इज, मेटालिंग्विस्टिक मतलब लिंग्विस्टिक आप जानते हैं भाषा विज्ञान, उसके अंतर्गत मेटा, तो ये जो मेटालिंग्विस्टिक वर्ड है उसकी जो अवेयरनेस होती, जागरूकता होती है, वो क्या होती है, तो ये आपका आंसर है कि द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज। भाषा के बारे में जब आप सोच सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं, वही आपका मेटालिंग्विस्टिक होता है, ठीक है। लिंग्विस्टिक यानी जो आप भाषा के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, और उसके बारे में अगेन आप बात कर सके, उसके बारे में विचार रख सके, ठीक है, वो आपका होता है मेटालिंग्विस्टिक। 17th, while teaching hearing impaired student in an inclusive class, it is necessary for a teacher, inclusive classroom में जब एक टीचर hearing impaired यानी जो श्रवण बाधित जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ा रही है, तो उनके लिए क्या आवश्यक हो जाता है, श्रवण बाधित जो बच्चे हैं उनको इंक्लूसिव क्लास में पढ़ाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, तो मेक श्योर दैट दे आर इंक्लूडिंग साइन एंड नॉन वर्बल सिग्नल टू स्ट्रेंथन एनी कम्युनिकेशन, किसी भी संप्रेषण को पुष्टि करने के लिए, है ना, कुछ भी वो समझा रही हैं उसमें साइन लैंग्वेज इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है, नॉन वर्बल होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे सुन नहीं सकते हैं और टीचर कह रही है वर्बल इनपुट करेगी, तो बच्चे को क्या फ़ायदा होगा, वो तो सुन नहीं सकता, वो तो श्रवण बाधित है, तो उसके लिए साइन लैंग्वेज होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर विथ साउंड इज द मेथड। जब आप रीडिंग करवाते हैं उसमें क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, साउंड के, उनके साउंड के ग्रुप होंगे या कोई भी साउंड से रिलेटेड जो भी चीज़ होंगे, जब आप रीडिंग करवा रहे हैं बच्चों को, तो साउंड से रिलेट करता है, उसे हम कौन सा मेथड कहते हैं, तो वो फोनिक मेथड होता है, क्योंकि फोनिक का मतलब ही साउंड होता है। जब आप रीडिंग करवा रहे हैं उसमें साउंड रिलेटेड कैरेक्टर्स उसमें इंक्लूड है, वो आपका फोनिक मेथड हो जाएगा, ठीक है। A teacher of class 2nd asks her learner to bring at least 2 or 3 objects from home and she asks them to exchange the object among themselves. क्लास 2 की जो क्लास टीचर है वो बच्चों को कहती है अपने घर से 2 से 3 ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी सामान लेकर आए, ठीक है, और एक दूसरे से एक्सचेंज करें। She now asks them to describe the object in their hand इन एटलीस्ट 10 सेंटेंस। और जो बच्चे एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं उनके हाथ में जो भी ऑब्जेक्ट आया उस ऑब्जेक्ट के बारे में 10 सेंटेंस उन्हें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, बताना है। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट नोन एज लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग मटीरियल, TLM, ये कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा TLM इस्तेमाल हो रहा है, ये रियलिया। क्यों रियलिया, यानी कि रियल लाइफ में जो रियल ऑब्जेक्ट है, रियल जो ऑब्जेक्ट है उसके माध्यम से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जैसे कि कुछ बच्चे बॉल लेके आ गए, कोई बच्चे एप्पल लेके आ गए, कोई बच्चे कुछ और लेके आ गए, कोई भी टॉय,
और वो एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, जिसके हाथ में जो आया, सपोज किसी बच्चे के हाथ में एक बॉल आया, वो बॉल के बारे में बताया, उसको डिस्क्राइब करा कि ये एक बॉल है, इसका शेप राउंड होता है, ये ग्रीन कलर में है, इससे खेला जाता है, इससे कई तरह के गेम खेले जाते हैं, क्रिकेट सबसे फेमस गेम होता है, इस तरह से वो उसे डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये रियल जो ऑब्जेक्ट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मेथड यानी TLM का इस्तेमाल करके, उसे हम रियलिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे जब ग्रामर आप पढ़ाते हैं तो कौन सा मेथड सजेस्टेड किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? एग्जाम्पल से रूल की ओर लेके जाना, एग्जाम्पल टू रूल। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, पहले उनको एग्जाम्पल देंगे और उसके बाद रूल तक लेके जाएंगे। क्योंकि प्राइमरी लेवल के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको डिडक्टिव मेथड से आप नहीं पढ़ा सकते कि आपने ग्रामर का सेंटेंस स्ट्रक्चर बता दिया और उसको यूज करना है अपने सेंटेंस बनाने में, ऐसा नहीं कर सकते आप। इसीलिए हम इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एग्जाम्पल से रूल की ओर जाते हुए बच्चों को ग्रामर टीच कराता है। ठीक है। नेक्स्ट, according to the observation in the national curriculum framework NCF 2005, English is a dash language in India। देखिए, जो NCF 2005 है उसमें इंग्लिश का क्या, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या रोल है, मतलब कौन सी उसमें स्टैंड करता है, फर्स्ट है, ग्लोबल है, फॉरेन है या सेकंड है। तो आप सभी को पता है कि NCF 2005 के अकॉर्डिंग हमारा जो इंडिया में इंग्लिश का जो पोजीशन है वो सेकंड लैंग्वेज है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज हमारी मदर टंग है, हमारी वर्नैक्युलर या नेटिव लैंग्वेज है, जो हम अपने नेटिव भाषा या वर्नैक्युलर भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द प्रोसीजर ऑफ अल्फाबेटिक मेथड। देखिए, अल्फाबेट का जो प्रोसीजर है वो कहाँ से शुरू होता है? तो सबसे पहले आप लेटर सीखते हैं, लेटर सीखेंगे, ABCD, ये सब क्या है? लेटर है। उससे आप क्या बनाना सीखते हैं? वर्ड्स। उसके बाद क्या बनाना सीखते हैं? फ्रेज। और उसके बाद बनाना सीखते हैं आप सेंटेंस। तो लेटर सबसे पहले आता है, जैसे ABC, एक एक लेटर सीखेंगे ना, ABCDEFG करके जो 26 लेटर होते हैं। उसके बाद आप वर्ड बनाना सीखेंगे, CUP कप, BAT बैट, तो ये वर्ड बनाना सीखे। उसके बाद फ्रेज है ना, कम हियर, गो देयर, ये सब फ्रेजेस हैं, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, 2 वर्ड हो या 3 वर्ड हो। उसके बाद सेंटेंस की, आई विल गो टू स्कूल, आई लाइक टू रीड बुक, इस तरह का सेंटेंस आप बनाना सिखाते हैं। तो ये आपका सीक्वेंस फर्स्ट नंबर ही आंसर सही हो जाएगा, लेटर, वर्ड, फ्रेज, फिर सेंटेंस। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, लिटिल और नो अटेंशन, थोड़ा या बिल्कुल भी नहीं, है ना, इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इन विच मेथड। बिल्कुल, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा या बिल्कुल ही नहीं, प्रोनाउंसिएशन पे जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, ये कौन सा मेथड होता है? तो देखिए, ऑडियो लिंगुअल में जो सुन सुन के जो बच्चे उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान दिया जाता है, ये नहीं होगा। और CLT जो होता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, उसमें तो आप कैसे कम्युनिकेशन करना है आपके रियल लाइफ सिचुएशन में, उस पर बताया जाता है, तो उसमें भी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देते हैं। SLT जो होता है वो सिचुएशनल लर्निंग टीचिंग होती है, मतलब गिवन सिचुएशन में आप कैसे बात करेंगे। एक सिचुएशन दे दिया जाएगा बच्चों को क्लास में और बोलेंगे कि इस सिचुएशन पे आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे 2 बच्चों को खड़ा करके, तो वो सिचुएशनल लर्निंग टीचिंग होता है। तो इसमें भी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दिया जाएगा। कौन से, तो ऐसा कौन सा मेथड बच्चा जिस पे प्रोनाउंसिएशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता या हल्का फुल्का ध्यान दिया जाता है? तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, क्योंकि इस पे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देते हैं, आप रूल को सीखने पे ध्यान देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ अ लैंग्वेज टीचर हैज टू पुट वर्ड स्कूल, टीचर, हेडमास्टर, पियोन इन अ ग्रुप, देन शी इज फॉलोइंग। एक लैंग्वेज टीचर है, भाषाई जो शिक्षक है, वो इन सब वर्ड स्कूल, टीचर, हेड, मास्टर और पियोन को एक ग्रुप में रखती हैं, तो वो क्या फॉलो कर रही, तो वो क्या फॉलो कर रही हैं? वो सिमेंटिक ग्रुपिंग फॉलो कर रही हैं। सिमेंटिक मतलब देखिए, इसको एक ग्रुप में रख के वो बताएंगी ना कि कौन सा है, ये स्कूल है, ये स्कूल जो होता है, टीचर है, शिक्षक, हेडमास्टर, पियोन, ये सब उसको रख रही हैं और बता रही है स्कूल के बारे में। तो मतलब इसके मीनिंग के साथ उसको क्या कनेक्टिविटी है, किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज होगा, कौन से संदर्भ में ये बता रही है, तो ये आपका सिमेंटिक होगा। सिमेंटिक का मतलब है कि भाषा में जो अर्थ आप सीखते हैं, शब्दों के अर्थ,
उसको भाषा में आप जब शब्दों का जो अर्थ सीखते हैं वो सिमेंटिक ग्रुपिंग होगा। अब इसमें वो बताएंगे ना कि स्कूल क्या है, टीचर क्या है, हेडमास्टर क्या है, पियोन क्या है और कहाँ पाए जाते हैं, इस तरह की चीज़ों को वो एक्सप्लेन करेगी उन्हें, तो ये आपका सिमेंटिक ग्रुपिंग हो जाएगा। सेकेंड नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The phenomenon where a single word is associated with two or several related meaning is known as। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें एक वर्ड के एक से अधिक मीनिंग होते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? एक शब्द का जो मीनिंग है ना, एक से दो से ज़्यादा होता है, तो उसे हम पॉलीसेमी कहते हैं। कैसे? अब देखते हैं। रिंग एक वर्ड है, ठीक, इसके दो से ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं। रिंग यानी पहनने वाला जो फिंगर रिंग होता है उसको भी बोल सकते हैं। रिंग जिससे बच्चे खेलते हैं, है ना, हुला हुप वगैरह वाला जो रिंग आप देखते हैं जिससे बच्चे खेलते हैं, उसे भी कहते हैं। एक रिंग होता है जब फाइटर फाइट करते हैं, है ना, रेसलर वगैरह, तो रिंग से बाहर नहीं जाना है, एक रिंग बना दिया जाता है ना, उसे भी हम कहते हैं। या तो ये कितने हो गए? दो से ज़्यादा मीनिंग हो गए रिंग का, तो इसी को हम कहते हैं पॉलीसेमी। दो से ज़्यादा अगर किसी शब्द का मीनिंग निकलता है उसे हम पॉलीसेमी कहते हैं। होमोनिम्स, देखो होमोनीमी, ये तो होमोनीमी तो कुछ नहीं है। होमोनिम्स और होमोग्राफ, ग्राफ यानी राइटिंग, एक जैसे स्पेलिंग एक जैसे होती, मीनिंग अलग होता है, उसे कहते हैं होमोनिम्स। जो साउंड भी एक जैसा होता है और प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसा होता है, यानी कि साउंड, और उसकी राइटिंग भी एक जैसे होती है, ठीक है। अब रिंग को ही ले लीजिए, होमोनिम कह सकते हैं आप, रिंग, ठीक है। रिंग, एक रिंग हो गया पहनने वाला और एक रिंग हो गया ये, इसकी स्पेलिंग भी सेम है और साउंड, मैं रिंग बोल रही हूँ और ये रिंग बोल रही हूँ, दोनों की साउंड एक जैसी है, तो ये होमोनिम हो जाता है। और ग्राफ यानी कि लिखने में एक जैसी है लेकिन मीनिंग बिल्कुल ही अलग होती है। जैसे कि एक लीड है, लीड करना यानी कि जो डायरेक्शन देता है, और एक हम लेड पढ़ते हैं, मतलब जो लेड एक मेटल होता है, स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग अलग हो जाते हैं, इसे हम होमोग्राफ कहते हैं। पॉलीसेमी किसे कहते हैं? एक शब्द के दो से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, तो ये आपका आंसर पॉलीसेमी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि दो से ज़्यादा एक शब्द का दो से ज़्यादा मीनिंग निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? ये पॉलीसेमी होता है। तो इस तरह से आज जो मुझे लगा कि 25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगे वो मैं लेकर आई थी। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।